हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि जब किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बात ओस्टर्ड ने बताई थी। फिर उस चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है इसको बताने का काम बायो-सेवर्ट ने किया था। इस वीडियो में हम बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बायो-सेवर्ट का नियम जानने से पहले हम ये जानें कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से निकाली जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के जो नियम है, पहला नियम है दाएं हाथ के हथेली का नियम। मतलब हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करे। अंगूठा किसको रिप्रेजेंट करे? धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करे। फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है, अंगूठा धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करे और फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा में धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक, हथेली के लंबवत चुंबकीय धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। जब भी डेरिवेशन में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना पड़ेगा हम दाएं हाथ के हथेली के नियम का प्रयोग करेंगे। चलिए अब बताते हैं आपको हम कि बायो-सेवर्ट नियम के पहला अनुप्रयोग क्या था। अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखिए बच्चों, थोड़ा सा राइटिंग मेरी डिस्टर्ब है तो मैं बोल पा रहा हूँ अच्छे से, इसको आप समझ के थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है ना। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, हमारा यहाँ पे एक वृत्ताकार कुंडली होगी, एक ये वृत्ताकार कुंडली है, इसको कुंडली के जैसा बना लीजिए। ठीक, वृत्ताकार कुंडली। ये दो वृत्त ना लगे इसके लिए हम दोनों को एक जगह जोड़ दे रहे हैं। ये एक वृत्ताकार कुंडली हो गई जिसमें धारा I ऐसे प्रवाहित हो रही है, ठीक है। मतलब था क्या, ये एक चालक तार है, चालक तार की लंबाई क्या है? L। इसी चालक तार को मोड़ करके हम एक क्या बना दिए? वृत्ताकार लूप बना दिए। अब इसके कारण है, इसके केंद्र बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। इसके कारण हम, अब यही चालक तार है, इसी चालक तार को मोड़ करके हम क्या किए? एक वृत्ताकार लूप बना दिए। अब इस लूप के कारण इस केंद्र पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। ठीक, तो बायो-सेवर्ट ने धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए उसमें एक छोटा सा टुकड़ा कट कर रखा था। ठीक है, तो हम भी यहाँ एक छोटा सा टुकड़ा कट करेंगे dl, और यहाँ से ये क्या हो जाएगी? त्रिज्या r हो जाएगी, या यूं कहो यहाँ से दूरी r होगी और यही हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यही हमें क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने से पहले हमको ये पता करना जरूरी है कि इसका दिशा किधर होगा। ठीक है, चलिए अभी हम आपको बताएं कि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा धारा की दिशा में तथा फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र
ज्ञात करना है। देखिए अंगूठा धारा की दिशा में ये ऐसे, और फैली हुई अंगुलियां, ये देखिए ये धारा की दिशा ऐसे हो गई, और फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत कर रही हैं जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये धारा की दिशा हो गई, फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत कर रही हैं जहां हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। दिशा किधर होती है? हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा में, ये हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा में। तो ये दिशा ऐसे होगी, लंबवत होगी, मतलब यहाँ के बीच में 90 डिग्री कोण बनेगा, लंबवत होगा। तो ऐसे तो हम हवा में उसको रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, तो कागज पे रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे दिखाते हैं। ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक, अभी हम कुछ बात पहले बता दें। यदि हमारा छोटा चुंबकीय क्षेत्र dB है, ठीक है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो छोटा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये बात हम पहले से बताए हैं, यदि नहीं पता है तो आप लोग ये बात जान जाओ, क्योंकि पूरे फिजिक्स में ऐसे ही चलता रहेगा। अब हमको इस पूरे धारावाही चालक तार के कारण हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो पूरे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए छोटे चुंबकीय क्षेत्र के सामने या तो हम सिग्मा लगाएंगे या इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इसको आप कॉपी पे कहीं नोट कर लीजिए। इसके या तो हम सिग्मा लगाएंगे या तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन या सिग्मा का मतलब ये होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे चुंबकीय क्षेत्र मिल करके एक बड़ा चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे। तो बड़ा चुंबकीय क्षेत्र B बराबर सिग्मा dB या इंटीग्रेशन dB। ठीक है, dB क्या है? बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार dB का फार्मूला हम जानते हैं। अब एक चीज़ और बता दें आपको, ये चालक तार की लंबाई है L। चालक तार की लंबाई क्या है? L। इसको मोड़ के हम वृत्त बनाए हैं, तो जितनी लंबाई इसकी है L, ये भी इस पूरे वृत्त की लंबाई होगी। तो वृत्त की जो लंबाई होती है, वृत्त की जो लंबाई होती है वो क्या है? L है। लेकिन वृत्त की जो लंबाई होती है वृत्त की परिधि के क्या होती है? बराबर होती है, क्योंकि वृत्त की परिधि क्या है? यही वृत्त की क्या है? परिधि है, और यही इसकी पूरी लंबाई है, और ये तार है। इसी तार को लेकर के हम एक वृत्त बनाए हैं। तो वृत्त की जो लंबाई है पूरी L है, जो क्या होती है? वृत्त की परिधि के बराबर होती है। तो L बराबर हो जाएगा 2πr। तो L क्या है? धारावाही चालक तार की पूरी लंबाई है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा dl, मतलब छोटा सा एक टुकड़ा उसका पूरा इंटीग्रेशन। बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े मिल करके एक बड़ा टुकड़ा बन गया। क्लियर है बात? और पूरी लंबाई क्या है? वृत्त की परिधि के बराबर है। ठीक है, इसको अब नोट कर लो, फिर आगे डेरिवेशन करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। कि माना तार r मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा गया है। वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा गया है। तो बायो-सेवर्ट नियम से हर एक डेरिवेशन में यही नियम लागू होगा। बायो-सेवर्ट नियम से, बायो-सेवर्ट नियम क्या कहता है? इस छोटे से टुकड़े के कारण हम यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, फिर बड़ा टुकड़ा निकालने के लिए छोटे चुंबकीय क्षेत्र का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे या सिग्मा लगा देंगे। ठीक है, तो dl के कारण केंद्र बिंदु O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। dl के कारण केंद्र बिंदु O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। dl इसका छोटा टुकड़ा, तो छोटा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? dB बराबर μ0 4π IDL sin θ/r²। ठीक है, यहाँ पे क्या है?
यहाँ थीटा बराबर 90 अंश है, तो इसलिए dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन 90 अंश अपान आर स्क्वायर, dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन 90 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक, अब इस छोटे से टुकड़े के कारण इस केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया? dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल अपान आर स्क्वायर। हमको करना क्या है? इस पूरे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक, तो लिखेंगे अब पूरी कुंडली के कारण केंद्र बिंदु O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, पूरी कुंडली के कारण। तो जो हमारा छोटा चुंबकीय क्षेत्र निकला है, ठीक है, उसी का हम क्या कर देंगे? या तो इंटीग्रेशन कर देंगे या तो सिग्मा लगा देंगे। ठीक है, तो टोटल बड़ा चुंबकीय क्षेत्र इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा dB, या B इक्वल्स टू हो गया सिग्मा, अब dB की वैल्यू रख दो, म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल अपान आर स्क्वायर। ठीक है, तो B बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई बाहर निकल जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर, इसको बाहर निकाल लो, और सिग्मा dl, मतलब जो भी कांस्टेंट टर्म होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। कांस्टेंट मतलब जिनको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, अब आप देखो, तो यहाँ पे चेंज करने वाली क्या चीज़ है? सिग्मा dl है। ठीक है, हमको पता है चूँकि हम जो पूरी कुंडली की लंबाई है L, हमको पता है कि वो क्या होता है? सिग्मा dl, और सिग्मा dl मतलब छोटे छोटे टुकड़े मिलकर के एक पूरा टुकड़ा बना, L चालक तार की लंबाई L बना, और L को ही मोड़ करके एक वृत्त बनाया गया है, जो उसकी पूरी लंबाई होगी वो वृत्त की परिधि के क्या होगी? बराबर होगी। वृत्त की त्रिज्या क्या है? R है, तो ये हो जाएगा 2 पाई R। ठीक, तो इसलिए जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर, यहाँ हो गया 2 पाई R। ठीक, तो V इक्वल्स टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, एक R से एक R कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 2 पाई अपान R। यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, आई यहाँ छूट गया लिखना, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 2 जब 4 हो गया, मतलब ये आ गया म्यू 0 आई अपान 2R। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। क्या मात्रक है? टेस्ला। ऐसे तो हम कई मात्रक पढ़े हैं, लेकिन टेस्ला लिख देते हैं। ठीक है ना, ये B बराबर म्यू 0 अपान 2 पाई टेस्ला क्या निकला है? इस पूरे धारावाही चालक तार के कारण इसके केंद्र बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अभी इसमें कितने फेरे हैं? कुंडली का केवल एक फेरा है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तो यदि फेरों की संख्या n होगा तो ये हो जाएगा म्यू 0 ni अपान 2R टेस्ला। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, या कभी कभी ऐसे पूछ देगा कि बायो-सेवर्ट नियम क्या है, इसके आधार पर वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, अभी आगे भी इसमें कुछ बता रहा हूँ मैं, कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा सा और बढ़ा देता है आगे, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, सबसे पहले तो तुमको पता है कि जो म्यू नॉट अपन 4 पाई इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻⁷ न्यूटन अपान एम्पियर स्क्वायर।
और म्यू नॉट इक्वल्स टू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। मतलब म्यू नॉट की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें, म्यू नॉट की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 NI अपॉन 2R। ठीक, तो 2 जा क्या हो गया 4, तो ये हो गया 2 पाई इंटू 10⁻⁻7 NI अपॉन R टेस्ला। ठीक है, तो यह भी एक प्रकार का व्यंजक है। तो जब आप डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ तक ला के भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी ला के छोड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन यदि बोलेगा कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इतना सिद्ध कीजिए, इतना 2 पाई इंटू 10⁻⁻7 NI अपॉन R, तो ये पूरा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया बायो-सेवर्ट का नियम का पहला अनुप्रयोग। चलिए अभी बायो-सेवर्ट नियम का पहला अनुप्रयोग पढ़े। ठीक है, उस पहला अनुप्रयोग पर एक हम NCERT क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारा पहला अनुप्रयोग क्या था कि वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण, वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो क्या होता है μ0 I अपॉन 2R। ठीक है, म्यू नॉट NI अपॉन 2R। कभी कभी मैं इसको μ0 बोलूँगा, कभी कभी म्यू नॉट बोलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप μ0 भी बोल सकते हो, म्यू नॉट भी बोल सकते हो। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे, 100 फेरे हैं, मतलब n बराबर दे दिया 100, फेरों की संख्या कितना दे दिया 100। कह रहे प्रत्येक की त्रिज्या, ओके, वृत्ताकार कुंडली है तो त्रिज्या देगा ही देगा। ठीक है, प्रत्येक की त्रिज्या क्या है 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो हम देखो फिजिक्स में कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जो भी उसमें पैरामीटर दे रखा है उन सभी का जो मात्रक है, सभी मात्रक को किसी भी एक सिस्टम में चेंज करेंगे, या तो MKS में चेंज कर दो या तो सभी CGS में चेंज कर दो। तो MKS में चेंज करना ज़्यादा बेहतर होता है। ओके, यहाँ पे दे रखा है 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, तुमको बता दें हम पहले कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100 मीटर। मतलब ये बात समझो कि 1 मीटर को कभी भी हमको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात आप याद रखो, कहीं आप इसको नोट कर लो, धीरे धीरे न्यूमेरिकल लगाएंगे आप सब सीख जाओगे किस जगह कैसे चेंज करना है। जब न्यूमेरिकल का छोटी छोटी बात जानोगे, जोड़ घटाना गुणा भाग जानोगे, उसको कैसे दशमलव को इधर उधर कैसे कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, पता रहेगा तो न्यूमेरिकल सही से लग पाएगा। 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए अभी हम आपको बताए कि 10⁻⁻2 से गुणा कर दो, मीटर में बदल गया ये। ठीक, कह रहा है कि इसमें 0.40 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मतलब I बराबर दे दिया 0.40 एम्पियर। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, कहाँ पे, केंद्र पे, केंद्र पे हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक, केंद्र पे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका जो फार्मूला होता है μ0 NI अपॉन 2R। μ0 का वैल्यू कितना होता है आपको पहले से पता है, पिछले वीडियो में भी पता है। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, पिछला वीडियो जाके पूरा का पूरा देखें, फिर ये वीडियो बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, कोई भी वीडियो स्किप करके देखोगे तो समस्या होएगी, ये 100% श्योर है। ठीक है, क्योंकि सारा वीडियो मैं एक ही बार नहीं पढ़ा रहा, पिछला वीडियो, अगला वीडियो देखने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। तो μ0 हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, n की वैल्यू क्या है 100, धारा कितना बह रहा है 0.40। ठीक है, 2 इंटू R, त्रिज्या क्या है 8 इंटू 10⁻²। ठीक, अब देखो, अब
काम करो, पहले कुछ मत करो, दशमलव को इधर उधर खिसका दो। ठीक है, पहला चीज़ हम आपको बता दें, इसको भी आप कॉपी पे नोट कर लेना। जब कहीं से किसी दशमलव को बाएं से दाएं की तरफ ले जाते हैं तो जितना डिजिट हम लेके जाएंगे 10 पे पावर उतना माइनस लगा देंगे। ठीक है, किसी डेसिमल को, किसी दशमलव बिंदु को दाएं से बाएं जब हम लेके आएंगे तो जितना डिजिट लेके आएंगे उस पर 10 पे प्लस पावर लगा देंगे। ठीक, तो ये हो गया 4 पाई 10 टू द पावर -7 100 इंटू, अब देखो ये 40 है, 0.40 है, इसको हम 40 बनाना चाह रहे हैं। तो 40 कैसे बनेगा? जब इधर का डेसिमल यहाँ पे जाएगा, अभी हम क्या आपको बताए कि जब डेसिमल इधर से इधर जाएगा तो जितना डिजिट डेसिमल जाएगा उतना 10 से पावर से क्या करेंगे, माइनस में उसको लिख देंगे। मतलब ये हो जाएगा 40 इंटू 10 पे पावर -2। अब नीचे आ जाओ, 2 इंटू हो गया 8 10 टू द पावर -2, तो 10 टू द पावर -2 से 10 टू द पावर -2 कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, मतलब 8 कम 8, 8 पचे क्या हो गया 40, और यहाँ पर हो गया 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। तो B बराबर हो जाएगा B बराबर हो जाएगा 2 पाई 10 टू द पावर -7 100 इंटू 5, 100 इंटू क्या हो गया 5। कहीं भी कुछ मिस होगा तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 2 का 5 में आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 10। पाई की वैल्यू लिख दो 3.14, 10 पे -7, 100 को लिख दो 10 पे 2। ठीक है, फिर 3.14 को पहले लिख दो। अब देखो यहाँ पे क्या है, पावर बेस जब सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, 10 10 10 बेस सेम है, इसका पावर +1 है, इसका पावर -7 है, इसका पावर +2 है। तो जो प्लस वाले पावर हैं पहले उनको ऐड कर लो, 1 और 2 क्या हो जाएंगे 3, फिर 3 में -7 को ऐड करो। कैसे ऐड करते हैं देखो, 3 में जब -7 को ऐड करोगे, देखो ऐड मतलब प्लस करना, मतलब धन का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा -7, 3 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा -4। ठीक है, जब हम छोटी संख्या में से कोई बड़ी संख्या माइनस करते हैं तो माइनस लगाते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 10 पे -4 टेस्ला। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर।